नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 2 होगा और इस बार थोड़ा सा आईआर का टॉपिक ज़्यादा है क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रिसेंट विजिट हुआ वेरियस कंट्रीज में, इसलिए आईआर का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है। तो आई श्योर कि आप थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि वीडियो लंबी होने की कारण ये भी है कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए पार्ट सेकंड को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आराम से जुड़िए, शेयर करिए, लाइक जरूर करें। सो आज का जो टॉपिक है पहला है आपका इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया भी है कि थोड़ा सा आपको मैप जरूर याद कर लेना है। जब भी आपका आईआर का टॉपिक आता है तो जो मैप है आप याद कर कर जाएं और देख कर जाएं। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। कंटेक्स्ट वही है, प्रधानमंत्री यूक्रेन के यात्रा पर गए पोलैंड के बाद, तो जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स है उस पर चर्चा होगी। क्या सिग्निफिकेंस है इस विजिट का, इन सब पर हम देखेंगे और क्या कुछ इश्यू भी हो सकता है। तो एक तो है आपका बेलारूस, दूसरा है आपका रशिया, तीसरा आप देख सकते हैं मोल्दोवा, फिर स्लोवेकिया, फिर आप देखिए छोटा सा इधर आपका बॉर्डर कर रहा है हंगरी, फिर आप देखिए रोमानिया, फिर पोलैंड। ठीक है, तो ये है आपके यूक्रेन के बॉर्डर करते हुए बॉर्डरिंग नेशंस। और यहाँ पर देखिए नाइपर रिवर फ्लो कर रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ सी ऑफ अजोव देखिए, फिर क्रीमियम पेनिनसुला जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया है, तो ये भी आप देखिए यहीं पर है। और थोड़ा सा आपको इस पर और ज़्यादा फोकस करना होगा, वैसे यहाँ पर दिया नहीं गया है। ब्लैक सी को भी अच्छे से मैप में पॉइंट आउट करना है। आपके ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है वो सब भी देखना होता है। तो वो सब कभी हम प्रीलिम सीरीज में डिस्कस कर लेंगे, चिंता ना करें आप। लेकिन चलिए अब मेन कंटेक्स्ट पर आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो यही है कि 1992 में इंडिया और यूक्रेन का डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बाद से भारत के कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर नहीं गए। अभी जस्ट प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर पहली बार जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। ओके, अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इस विजिट के। तो आप देखिए दोनों देशों ने बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लेकर आएंगे भविष्य में। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विस्म क्यूब्स। क्या है ये विस्म क्यूब्स, अगर फिल्म्स में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि कहीं पर भी इसको तैनात करके पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है। और इसका कंटेक्स्ट आप समझ ही रहे होंगे, रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारे सिविलियंस सबकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनका हेल्थ डिटोरिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ द अटैक्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनोवेटिव पोर्टेबल हॉस्पिटल। और क्या कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो एक तो आप देखिए एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री के बीच कॉपरेशंस, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस, इंडियन ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट असिस्टेंस, प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कॉपरेशंस। तो इन सब मुद्दों पर एग्रीमेंट साझा हुई है। और आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट क्या है, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत जो हम अपनी हेल्थ सर्विसेज है ना, चाहे मेडिसिन हो चाहे आपके मेडिसिन टूल्स हो, वो सब हम एक्सटेंड करते हैं टू द नीडी कंट्रीज। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप समझिए कि यूक्रेन में विजिट करना ये अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, डिप्लोमेटिक शिफ्ट है इंडिया का इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, रशिया जा रहे थे, यूएसए जा रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्ट हम यूक्रेन गए हैं, जबकि ये भी बात पता है कि रशिया इससे नाराज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत का स्टैंड क्लियर ही है ना कि भाई दूसरे देश का दुश्मन है, इसका मतलब वो मेरा देश दुश्मन तो नहीं होगा। तो हम जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस रखते हैं, ऐसी बात निकल कर आ रही है। ओके,
अब यहाँ पर देखिए कि क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम विजिट टू यूक्रेन। पहली बात तो ये है कि जो ट्रस्ट लॉस्ट हो गया था यूक्रेन का इंडिया के प्रति कि भाई ये जो है आवाज नहीं देते हैं, मतलब इतने सारे इश्यू चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं या फिर हमारे प्रति संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। तो ये सब जो टसल चल रही थे ना, या फिर जो ट्रस्ट लॉस हुआ था, ये अब आपका वापस लाने में एक मददगार साबित होगा। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिशेस इंडिया एज ए ग्लोबल मीडिएटर, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए रशिया ने भी ये बात बोली है कि भाई अगर कोई पीस एग्रीमेंट करवाना होगा तो हम अपने क्लोज पार्टनर्स को जरूर एक प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें इंडिया का भी नाम लिया गया था। ठीक है, और साथ के साथ बहुत सारे जो इस युद्ध के बाद भारत ने वक्तव्य दिया कि भाई डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से इशू सॉल्व होने चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ग्लोबल प्लेटफॉर्म में। जिसके बाद एक ये भी विचारधारा चलने लगी थी कि भारत जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है फॉर द पीस सेटलमेंट इन दिस रीजन। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ आप भी देखिए इंडियाज पीस मेकर रोल इज नॉट जस्ट रिजॉल्विंग द यूक्रेन क्राइसिस बट टू इन्हांस इट्स ग्लोबल क्रेडिबिलिटी कंपेयर टू अदर इमर्जिंग पावर एज वेल। जैसे चाइना भी तो प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन भारत का थोड़ा सा ओवरव्यू आप देखेंगे, थोड़ा सा आपका बैलेंस करने का जरूर कोशिश करता है। ठीक है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, जिससे देशों को क्लोज लाया जाता है, करीब लाया जाता है। अब आप देखिए ना, इतने डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स जियो स्ट्रेटजिक जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो में इंडिया लाइक हो या फिर अनलाइक माइंडेड कंट्रीज हो, सबके साथ रिलेशन साझा कर रहा है, रिलेशन स्टेब्लिश रखे हुए है ना। उसके बाद देखिए शिफ्ट इन इंडियाज न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले क्या होता था, भारत इक्वल डिस्टेंस सबसे रखता था, नॉन अलाइनमेंट, भाई हम जो है किसी के साथ में ज़्यादा डीपर रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर रशिया के साथ भी है तो एक लेवल तक, यूएसए के साथ है तो एक लेवल तक। ठीक है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस की बात नहीं आ रही, यहाँ पर है कि भाई अब सभी देशों से हम क्लोज टाइज बना लें। यूएसए के साथ है तो वहाँ भी क्लोज टाइज, रशिया है वहाँ भी क्लोज टाइज। ओके, तो ये जो शिफ्ट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है हमारे चेंज इन फॉरेन पॉलिसी इन रिसेंट टाइम्स। ओके, एंड यहाँ पर देखिए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, वही बात हो गया आपका पिछला पॉइंट, इसी में रिपीट हो रहा है कि एक तरफ हम वेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं, वेस्ट मतलब यूएस लेड, प्लस दूसरी तरफ हम रशिया को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं विथ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच। ओके, नेक्स्ट इंडियाज लार्जर यूरोप पुश। अब आप देखिए जो भारत ने विजिट किया, पोलैंड विजिट किया, यूक्रेन विजिट किया, ठीक है, इससे पहले हमारे देश के लीडर्स नहीं जाते थे, उतना नहीं जाते थे, क्योंकि मेजर फोकस रहता था कुछ ही देश पर, जैसे रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सबों पर फोकस रहता था। बाकी सब तो छूट गए, बाकी सब का फायदा चाइना उठा रहा था। ठीक है, बीआरआई के माध्यम से लोन देकर। ठीक है, लेकिन भाई प्रोग्रेस करना है इंटरनेशनल लेवल पर, आपको लीडरशिप हासिल करनी है, अपना जो दावेदार है यूएनएससी में वो मजबूत करना है, तो इन सब देशों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो है भारत 4+ आप कह सकते हैं, ये जो आपके 4 देश है ना, अब इस पर ही सिर्फ फोकस ना करके और भी जो देश है उस पर ही फोकस किया जा रहा है। ये रिसेंट विजिट ये इंक्लाइन करता है। ठीक है, उसके बाद रोल इंडिया कैन प्ले इन मेडिएशन, क्या रोल प्ले कर सकता है। एक तो ये है कि भाई भारत इन देशों को मना सकता है कि भाई यूएन चार्टर का पालन करे, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट है उसको रेस्पेक्ट करे। और भारत ये बोलता आ रहा है, चाहे यूएन जनरल असेंबली अभी जो कुछ दिन पहले हुआ जिसमें एस जयशंकर साहब ने बोला भी है ना कि भाई डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, पीस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बार बार बोली जाती है भारत के द्वारा। उसके बाद आप देखिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भारत इंश्योर कर सकता है। उसके बाद
इनोवेटिव सॉल्यूशंस का भी विकास हो सकता है विथ मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस हैविंग ब्रॉडर कंसेप्ट्स। ओके, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है यूक्रेन का फॉर इंडिया, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक तो डिफेंस कॉपरेशंस, उसके बाद है ट्रेड एंड इकोनॉमी। हालांकि ट्रेड एंड इकोनॉमी उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बूस्ट किया जा सकता है। हालांकि एक बात ये भी है कि अभी खुद यूक्रेन जो है क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो चांसेस ऑफ बूस्टिंग ट्रेड इन रिसेंट टाइम्स थोड़ा मुश्किल ही है। यहाँ पर देखिए कितना है, $3.386 बिलियन, और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत कम है वैसे। उसके बाद क्या क्या मेजर आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया, एग्रीकल्चरल आइटम, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स। ओके, और जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था तो इससे पहले सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया इम्पोर्ट करता था। अब एक बात हमें बताइए, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर भारत इम्पोर्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, तो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होगा या फिर एप्रिशिएट होगा। ओके, और इंडिया के इन्फ्लेशन पर क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा इसको भी आप सोचिए। उसके बाद देखिए पोस्ट वॉर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, दोनों देशों ने बोला है कि भाई हम पॉसिबिलिटी खोज रहे हैं ताकि इंडियन कंपनीज पोस्ट रिकवरी में मदद करे। जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज है ना जिनका प्रेजेंस मल्टीनेशंस में, तो यहाँ पर भी अपना प्रेजेंस बना सकती है और फिर से रीडेवलपमेंट और री रिकवरी में, रिकंस्ट्रक्शन में मदद कर सकती है। ओके, उसके बाद रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, यहाँ पर भी आप देखिए तो यूक्रेन जो है वो सपोर्ट करता है यूएनएससी रिफॉर्म्स की और भारत की परमानेंट मेंबरशिप का भी समर्थन करता है। इसीलिए तो बात है ना कि देशों को कोऑपरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स देखे वहाँ पर सभी लगभग भारत की यूएनएससी में दावेदारी को ग्रीन झंडा पेश करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है इंडिया यूक्रेन रिलेशनशिप में, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो रशिया इंडिया रिलेशंस, मतलब वही हुआ कि अगर हम ज़्यादा सपोर्ट खुलकर यूक्रेन को करने लगे, ठीक है, तो हम जो है रशिया को नाराज कर सकते हैं, और रशिया के साथ तो हमारा और भी ज़्यादा डीपर टाइज है, इकोनॉमिक टाइज है। ओके, उसके बाद कल्चरल टाइज भी है, उसके साथ लॉन्ग टाइम एक प्रकार से पार्टनरशिप भी है, लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप भी रहा है। आपको पता होगा कि जब 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो रहा था तो फिर रशिया ने हमें मदद भी की थी, अदरवाइज यूएस अटैक कर सकता था हम पर। उसके बाद है डिक्लाइन इन ट्रेड, अभी फिलहाल तो यही हो गया है कि जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूक्रेन में वो 22.8% से घट गया है। ओके, उसके बाद हिस्टोरिकल बैगेज में ये है कि थोड़ा सा अगर हम यूक्रेन का स्टेटमेंट देखें पास्ट का, तो यूक्रेन क्रिटिसाइज करता रहा है इंडिया की न्यूक्लियर टेस्ट को, उसके साथ साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को भी इन्होंने पेश किया है। उसके बाद कश्मीर पॉलिसी पर भी जो है ये क्रिटिसाइज करता है कभी कभी, तो इसलिए फुल लेवल ऑफ इंगेजमेंट नहीं हो पाया। हालांकि वही बात है ना कि जो डाइवर्जिंग इंटरेस्ट है उसको पीछे रखा जाए, जो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है उसको आगे रखकर हम रिलेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बचे डायमेंशन है जहाँ पर रिलेशंस मजबूत हो सकते हैं वहाँ पर तो कम से कम फोकस करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और यहाँ पर कंक्लूजन में है कि इंडिया जो है अपने आप को प्रोएक्टिव मीडिएटर के रूप में पेश कर सकता है और कर भी रहा है। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से रिजोल्यूशन करवाने का प्रयास कर रहा है। जिस जिस प्लेटफॉर्म पर भारत जाता है वहाँ पर पीस सेटलमेंट, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से इश्यू को हैंडल करना, इस बात पर पूरा पूरा जोर दिया जाता है भारत की तरफ से। साथ के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स को भी रिवेटलाइज करने की जरूरत है ताकि पोस्ट रिकवरी यूक्रेन और ज़्यादा मजबूत हो सके इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, so that Ukraine can recover as early.
अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा पारा डिप्लोमेसी टॉपिक। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन पारा डिप्लोमेसी पर तो नहीं आएगा, उम्मीद कम है, लेकिन ये आप मेंस में जरूर लिख सकते हैं कि पारा डिप्लोमेसी के माध्यम से, हालांकि हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज फॉरेन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज डीप कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका स्टेट भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि पारा डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि भाई एक तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट हमारा केंद्र सरकार है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन अफेयर्स का जो मैटर है वो किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरेन रिलेटेड मैटर, फॉरेन अफेयर्स का अधिकार नहीं है। ओके, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट भी फॉरेन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करता है, या फिर कंपनी को बुलाता है, कंपनीज को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट अब अप्रोच कर रहा है फॉरेन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और द कंपनीज और इवन कंट्रीज एज वेल कि आप आए, इन्वेस्ट करें और कल्चरल टू कल्चरल कॉपरेशन बढ़ाएं पार्टिकुलर स्टेट और पार्टिकुलर कंट्री के बीच। तो ये हो गया आपका पारा डिप्लोमेसी, मतलब फॉरेन पॉलिसी कैपेसिटी ऑफ द सब नेशनल गवर्नमेंट या फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हो गया और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजल ला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कंपनीज या फिर कंट्रीज को टुवार्ड्स पार्टिकुलर स्टेट। अब जैसे कर्नाटका है तो वो हो सकता है अमेरिकन कंपनी को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट कर दे, वहाँ के जो सीईओज हैं उनको बुलाकर इंडिया में मीटिंग करवा दे, ताकि बताए कि हाँ भाई हमारे राज्य में ये प्रोग्रेस चल रहे हैं और आप इन्वेस्ट करें आके। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ उस पार्टिकुलर स्टेट का ग्रोथ भी होगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी, तो प्रोग्रेस होगा, पॉपुलेशन में ह्यूमन कैपिटल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो ये सब कुछ सिग्निफिकेंस है, तो हम इसको भी देखेंगे, लेकिन बेसिक ओवरव्यू आप समझ गए कि क्या है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो फॉरेन रिलेटेड अफेयर्स है वो आपका यूनियन सब्जेक्ट में आता है। और पारा डिप्लोमेसी को स्टेट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, कंटिनेंट डिप्लोमेसी भी कहते हैं, रीजनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं, सब नेशनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। And it makes a space for external relations of the subnational or the feudal units here. This is represented as the Indian states, और ये अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन इंटरनेशनल एक्टिविटीज सो दैट इनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके, जो मैंने आपको बताया। ओके, उसके बाद आप देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अकेला कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट भी कभी कभी साथ देती है। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने 2014 में स्टेट्स डिवीजन सेटअप किया था एज ए डिपार्टमेंट, आप कह लीजिए डिवीजन कह लीजिए। और इसमें क्या है कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट्स प्रमोट किया जाए पार्टिकुलर स्टेट्स की, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो ये जो डिवीजन है इन सब पॉइंट पर चर्चा करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि फेडरलिज्म इन द ट्रू स्पिरिट वो भी निकल कर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब स्टेट भी कहीं कहीं इंडिपेंडेंट होकर दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, जैसे वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम। ओके, ये सब ऑर्गेनाइज किया गया, समय समय पर अन्य भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, आप हमें कुछ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आखिरकार पारा डिप्लोमेसी की जरूरत क्या है, तो एक देखिए, पहली बात तो ये हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस। ओके, तो अगर एक स्टेट है वहाँ पर लेट से कि भाई पैसे की दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती है, लेकिन रिसोर्सेस हैं, तो भाई यहाँ पर हम पारा डिप्लोमेसी अपना कर टेक्नोलॉजी को फॉरेन कंट्री से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आइडियाज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब जब स्टेट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा तब ना, तो ये है आपका एक सिग्निफिकेंस। ओके, उसके बाद देखिए आप रीजनल स्ट्रेंथ्स, यानी कि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को अलाउ करता है कि कैपिटलाइज ऑन देयर स्पेसिफिक एडवांटेज, जो भी पार्टिकुलर स्टेट की अच्छी चीज़ है
है ना, जहाँ पर स्टेट उस पर माहिर हासिल किए हुए हैं, तो उस सेक्टर का डेवलपमेंट या प्रोग्रेस करवाया जा सकता है विद ट्रेड एंड फोस्टर कल्चर एक्सचेंजेस। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल भी है, केरला ने अपने जो डायस्पोरा है, जो विभिन्न जगहों पर रहते हैं, उनकी मदद से अपने राज्य में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करवाया है। ओके, ये भी है। अब आप समझिए कि लेट्स से कि गल्फ कंट्रीज में जो भी महत्वपूर्ण कंपनीज है, वो भी हो सकता है इन्वेस्ट करे केरला में, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पारा डिप्लोमेसी कहीं कहीं राज्यों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। अब अगला पॉइंट है अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। वही बात हो गई कि स्टेट्स जो है अपने राज्य में ऐसा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ला सकता है, स्टार्टअप पॉलिसी ला सकता है, एफडीआई तो पॉलिसी चलो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, लेकिन कुछ पॉलिसीज को ट्विस्ट कर सकता है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो और फिर बाहरी कंपनीज जो है इन्वेस्ट कर सके। ओके, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल है, वाइब्रेंट गुजरात है, प्रोग्रेसिव पंजाब है, वाइब्रेंट गोवा है। उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी के माध्यम से, ये सब आप कीवर्ड देखिए, कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इस ऐसे ऐसे कीवर्ड जब आप लिखेंगे ना, तो मान के चलिए कि आपका नंबर वैसे भी बढ़ जाएगा। ये मतलब बोलते हैं ना कि भाई सजावट भी मायने रखती है। तो ये सब जो कीवर्ड है ना, ये सजावट है। आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं वो तो चलो एक पॉइंट है, मायने रखेगा, लेकिन कंटेंट को सजा कैसे रहे हैं, किस कीवर्ड से सजा रहे हैं, वो भी मायने रखता है फॉर बूस्टिंग द मार्क्स। ओके, तो जो पारा डिप्लोमेसी है, इट इनेबल्स द स्टेट टू स्ट्रेंथन देयर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। अब यहाँ पर एग्जांपल भी दिया जाता है कि आप देखिए श्रीलंका और तमिलनाडु, तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच इथनिक रिलेशंस रहे हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम्स, ठीक है। अब इन जो तमिलनाडु में रूलर्स रहे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर मतलब मंदिर भी बनाए थे, बहुत सारे आपने स्टोरी पढ़े होंगे इसके बारे में। ओके, यहाँ पर है। उसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बंगाली कल्चर कॉमन है, तो ऐसे में पारा डिप्लोमेसी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट सब प्रमोट किया जा सकता है। और सिर्फ ये एक देश में नहीं हो सकता है, फिर हम लोग भी उनके देश में हमारी कंपनी या स्टेट की कंपनी विद ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट वो दूसरे देश में भी अपना इन्वेस्टमेंट करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल फॉरेन पॉलिसी में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। नेशनल फॉरेन पॉलिसी मतलब यूनियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसका भी तो काम एक बार स्टेट का प्रोग्रेस हो, तरक्की हो, जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है वहाँ बुलाया जाए। तो अगर स्टेट भी अपना कुछ कुछ पार्ट एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है टू अट्रैक्ट दीज इंस्टीट्यूशंस और द कंपनी, तो इट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल फॉरेन पॉलिसी। ओके, उसके बाद देखिए स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टेट्स को एम्पावर किया जा रहा है टू प्ले मोर एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। हालांकि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व करता है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म एक तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ फॉरेन अफेयर्स का जो मुद्दा है वो यूनियन लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ इंक्रोचमेंट किया जाता है, मतलब संविधान और यूनियन गवर्नमेंट का जो अधिकार है उसका इंक्रोचमेंट होगा। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जो 7th शेड्यूल है, इसमें साफ साफ बोला गया है फॉरेन अफेयर्स ऑल मैटर्स विल ब्रिंग यूनियन इनटू रिलेशन विद एनी अदर फॉरेन कंट्री, वो आपका आइटम 10 यूनियन लिस्ट में शामिल है। फिर आर्टिकल 253 देखिए, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एनी लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी। जैसे लेट्स से कि यूनियन गवर्नमेंट और रशिया दोनों ने एक ट्रीटी साइन किया। अब उस ट्रीटी में लिखा है कि भाई ठीक है, एक कंपनी खोली जाएगी कर्नाटका में, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट का रोल साइड हो जाता है, स्टेट की कोई मर्जी नहीं चलेगी। और ये आर्टिकल 253 में साफ साफ बोला गया है। फिर आर्टिकल 293 देखिए, स्टेट कैन नॉट बोरो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये भी काफी बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। तो संविधान की तरफ से तो यही दिख रहा है कि फॉरेन मैटर्स में काफी ज्यादा टिल्ट यूनियन की तरफ है, सेंटर की तरफ नहीं है, यही दिख रहा है। और ये आपका यूनिटरी फीचर्स भी दर्शाता है। तो ये आप जब कंपैरिजन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब यूनिटरी कि किस प्रकार से हमारा यूनिटरी बाइसनेस है हमारे संविधान में, तो ये भी पॉइंट आप लिखेंगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। भाई हर राज्य के पास पैसे तो है नहीं कि वो अब
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे और डिप्लोमेट्स के लिए सिक्योरिटी सब प्रोवाइड करे, तो वो सब भी रहती है। वो भी एक प्रकार से इश्यू है, जिसके कारण प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। ओके, उसके बाद है पॉलिटिकल डिफरेंसेस। पॉलिटिकल डिफरेंस हो, डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हो, ये सब आप ऐसे मान के चलिए कि हो सकता है यूनियन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कुछ अलग हो और स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अलग हो। कभी कभी पार्टी अपोजिशन में रहती है, तब भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो इसके कारण भी दिक्कतें आ सकती है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि जो डाबहोल प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, ये यहाँ ऑपरेट होना तभी शुरू हुआ जब सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन मिली। अब मान के चलिएगा, पता चला कि एक अपोजिशन गवर्नमेंट है, एक सेंटर पर दूसरा गवर्नमेंट है, तो भाई तालमेल बनेगा नहीं, प्रोजेक्ट अटका रह जाएगा, ऐसी चीज़ें होती है। उसके बाद बायलैटरल रिलेशंस, इसमें क्या है कि अगर स्टेट इनडायरेक्ट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है विद पार्टिकुलर कंट्री, तो हो सकता है उस देश के साथ जो यूनियन का बायलैटरल रिलेशंस है वो प्रभावित हो जाए। जैसे एग्जांपल भी दिया जाता है कि इंडिया ने जो वोट किया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के रेजोल्यूशन में, विच वाज अगेंस्ट श्रीलंका विच इज ए फ्रेंडली नेबर, तो अगर श्रीलंका और तमिलनाडु पारा डिप्लोमेसी के माध्यम से रिलेशंस इस्टेब्लिश करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हो सकता है कि बायलैटरल रिलेशंस जो यूनियन का वो मैच ना करे, उसमें टसल आ जाए, इशू आ जाए। फिर आपका सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर पारा डिप्लोमेसी के माध्यम से इंगेज करते हैं तो इट कैन अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी स्पेशली इन द सेंसिटिव रीजन। अब आप समझिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। साथ के साथ द स्टेट्स बॉर्डरिंग पाकिस्तान और चाइना, अब पता चला कि हम चाइना के साथ पारा डिप्लोमेसी करने लगे, तो भाई चाइना तो चाइना है, वो पता चला हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं साइबर सिक्योरिटी वाला, अब वो उसी में कुछ मतलब कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर वेग हार्डवेयर फिट कर दे जो बाद में जासूसी के काम आए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वे एड क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से पैरा डिप्लोमेसी हो सकता है, और उसके लिए कंसोलेट्स या कॉन्सुलर ऑफिस सेटअप किया जाए इंडिविजुअल स्टेट्स में, और फेडरल फॉरेन अफेयर्स ऑफिसर्स भी सेटअप किए जा सकते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज की उपलब्धता बढ़ाई जाए, ट्रेनिंग दिया जाए टू द स्टेट ऑफिसर्स की वो डील कर सके, कैसे नेगोशिएट करते हैं ट्रीटी को। ओके, उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग हो सकता है कि भाई जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करते हैं टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, टू अट्रैक्ट द कंपनी, तो शेयर करे और दूसरे राज्य भी उसका पालन कर सकते हैं। ओके, तो इससे विभिन्न राज्यों में पारा डिप्लोमेसी के जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो ड्यू रेस्पेक्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट्स फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद रेगुलर असेसमेंट होते रहना चाहिए कि भाई इम्पैक्ट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है, और किस किस तरीके से हम पारा डिप्लोमेसी को एंगेज करवा सकते हैं। उसके बाद क्लियर गाइडलाइंस होना चाहिए, जैसे स्टेट डिवीजन विच इज एस्टेब्लिश अंडर द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो इंगेज करे एक पॉलिसी बनाने में, गाइडलाइंस बनाने में, ताकि ये जो पारा डिप्लोमेसी हो और स्ट्रेंथन हो और ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टॉपिक खत्म। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, साउथ चाइना सी टेंशंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ, तो इससे पहले हमने आई थिंक कि सब कुछ तो खत्म कर दिया ना। हाँ, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, साउथ चाइना सी टेंशंस। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है आज के समय में, और इसको हम थोड़ा सा बेसिक के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम साउथ चाइना सी का मैप देखेंगे, आखिरकार वो है कहाँ। तो चाइना को देखिए पहले और उसके साउथ में चले जाइए, आपको साउथ चाइना सी मिल जाएगा। ये चाइना है, उसके साउथ में गए तो साउथ चाइना मिल जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड भी हैं, और वो आइलैंड आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और फिर आप देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं, जैसे फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, इधर लाओस है, लाओस तो वैसे इस साइड है, कंबोडिया है आपका, थाईलैंड है आपका। ओके, और इधर आपका बोर्नियो है जहाँ पर इंडोनेशिया भी आ जाता है। ओके, अब दिक्कत क्या है, क्यों इतना ज़्यादा न्यूज में है? न्यूज में रहने का कारण ये है कि भाई चाइना जो है वो इंटायर साउथ चाइना सी को अपना ही मानता है। उनका कहना है कि भाई इतिहास में हमारा एक एग्रीमेंट हो रखा है, वो एग्रीमेंट कहता है कि ये जो साउथ चाइना सी है हमारे कंट्रोल में है। अब भाई ये क्या लॉजिक है, बेतुका है।
अब पास्ट का चीज़ तो पास्ट हो गया। अब ऐसा कहा जाए तो भाई इंडिया का जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो आज आप कंट्रीज देख रहे हैं साउथ एशिया में, वो तो फिर पूरा इंडिया का हो गया। क्योंकि एंशियंट पीरियड में अफगानिस्तान भी हमारा था और आपका पाकिस्तान भी हमारा था, इंडिया तो था ही, बाकी जो भी पड़ोसी देश है वो भी हमारा था। तो ये क्या बेतुकी कम इस बातें बोल रहे हो, है ना। लेकिन चाइना अपने इस बात से पलटने को तैयार नहीं, इसलिए बार बार यहाँ पर अपना दावेदारी दिखाता है और यहाँ पर डेलिबरेटली अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है। कभी कभी फिलीपींस के शिप्स से लड़कर या फिर एयर एयर शोकेस दिखाकर, ताकि इन सब कंट्रीज को डरा कर रखे, कमजोर कर कर रखे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। तो आप देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशंस वैसे हमने बता दिया है। इट्स एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, अच्छे से याद रखना, इट्स एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, क्योंकि इधर आपका पूरा पैसिफिक है, इधर ही आपका एक्सटेंड हो रहा है साउथ चाइना सी, और साउथ ऑफ चाइना तो है ही। अब कन्फ्लिक्ट आप देखिए यहाँ पर 1992 में चाइना लेज क्लेम टू द इंटायर साउथ चाइना सी बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल राइट, कि भाई ये तो हमारा इतिहास में एग्रीमेंट हो रखा है कि ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है फ्रॉम द वेस्टर्न हैन डायनेस्टी। जबकि 2016 में, क्योंकि यहाँ के जो भी कंट्रीज हैं, अब ये तो चिढ़ेंगे भाई कि सब आपका कैसे हो जाएगा, अनक्लॉज के अनुसार से, यूनाइटेड नेशन लॉज एंड कन्वेंशन सी के अनुसार से आपका पूरा तो आएगा नहीं, जितना आपके दायरे में आता है वो होगा। वियतनाम का भी कुछ पार्ट होगा, कुछ इंडोनेशिया का भी होगा, कुछ फिलीपींस का भी होगा, सब कुछ तो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये अनक्लॉज को पालन नहीं कर रहा है, और इसीलिए 2016 में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उन्होंने फिलीपींस के फेवर में रूल किया था। और जो 9-9 ये बार बार बोलते रहता है कि द एरिया सराउंडिंग द 9-9 इन द साउथ चाइना सी वो हमारा है, तो इसको कोई भी लीगल बेसिस नहीं करार दिया गया। मतलब ये जो 9-9 का क्लेम है ये बेबुनियाद है, झूठा है। तो 9-9 क्या है, ये वही बात होगी, साउथ चाइना सी का रीजन है जो चाइना क्लेम करता है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका 9-9, ठीक है। और ये पूरा जो है साउथ, ये जो है चाइना क्लेम करता है, इसके आसपास जो भी आइलैंड है वो क्लेम करता है। लेकिन आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आखिर साउथ चाइना सी में रखा क्या है जो इतना ज़्यादा एजर्टिवनेस चाइना दिखा रहा है। एक तो ये इम्पोर्टेंट सी रूट भी है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर बहुत हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस मौजूद है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ऑयल्स हैं मौजूद है, ठीक है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात है कि चाइना अपनी दावेदारी को मजबूत रखना चाहता है। चाइना का इनडायरेक्ट यही होता है कि भाई हम जो है इस रीजन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, हम जो बोलेंगे, हम जो कहेंगे वही होगा, है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंस क्या है साउथ चाइना सी का। तो आप देखिए अबाउट 1/3 ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड ये पास होता है इस रीजन से। उसके बाद अबाउट 40% पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स जो ट्रेड होते हैं ग्लोबल लेवल पर, ये इसी रूट से डिलीवर होते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न देशों का स्टेक क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात तो जो इस रीजन में रहते ही है वही देश की बात करते हैं। जैसे चाइना तो पूरा अपना साउथ चाइना सी क्लेम करता है, आप देखिए बिगेस्ट क्लेमर है ये। उसके बाद ताइवान क्या है, ताइवान आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, ताइवान ये भी ब्रॉड क्लेम करता है साउथ चाइना के कुछ हिस्सों को। मतलब आप समझिए कि जो भी सराउंडिंग देश है ना कुछ क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरा भी होगा, ये तो लाजमी है। लेकिन चाइना जो सबके हिस्से को लेकर बैठने का कोशिश कर रहा है। ओके, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यूएस का भी प्रेजेंस है। यूएस का कोई यहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम या राइट नहीं, फिर भी यहाँ पर प्रेजेंस है, क्योंकि यूएस का इंटरेस्ट यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, जो इंडिया का भी इंटरेस्ट है। इंडिया भी क्या चाहता है, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, वहां पर मोनोपोली नहीं होना चाहिए। चाइना यहाँ पर मोनोपोली लाने का कोशिश करता है, एक्सक्लूसिव कंट्रोलर साउथ चाइना सी का वो खुद बनना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए यूएस की प्रेजेंस है, और इंडिया भी अब धीरे धीरे अपना प्रेजेंस और प्रभाव इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो बाकी तो हमने बता ही दिया है रीजन फॉर द कन्फ्लिक्ट इन साउथ चाइना सी। एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ डाटा भी दिया गया है। और उसके बाद आप देखिए चाइना ने फुल्ली मिलिटराइज कर रखा है
साउथ चाइना सी में जो 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं उसको, और आइलैंड की बात आई ही है तो थोड़ा सा प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए यहाँ पर कि देखिए आप यहाँ पर है आपका स्प्रेटली आइलैंड, यहाँ पर फिर आपको पार्सल आइलैंड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके साथ इसके बोरो सोल है, सेकेंड थॉमस सोल है, मिस्चीफ रीफ है, लुकोनिया सॉल्स है। तो ये सब के सब आपका साउथ चाइना सी में है और कहीं ना कहीं किसी देश के साथ ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट में रहते हैं विद चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक तो रिसोर्स कंपटीशन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके बाद नेशनलिज्म एंड डोमेस्टिक पॉलिसी भी चलती है। अब भाई चाइना को सब जो भी क्लेम है, कोई देश कैसे राजी होगा साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो पता चलेगा जनता ही नाराज हो जाएगी। नेशनलिज्म की विचारधारा है और साथ के साथ वोट बैंक के लिए भी काम करता है, लेकिन इश्यू तो कहीं ना कहीं सही है ये, इस बात को भी है। उसके बाद देखिए बिसाइड्स एंट्री ऑफ द यूएस एज ए प्लेयर इन द कन्फ्लिक्ट, वो चाइना को पसंद नहीं है। फिर है आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में क्या हो गया कि आप देखिएगा कि ये जो साउथ चाइना सी है इट्स द शॉर्टेस्ट वे टू गेट फ्रॉम द पैसिफिक टू द इंडियन ओशन एंड सम ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लैंड्स इन द वर्ल्ड इट ऑक्युपाइज, जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देखे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर बैलेंस रखना चाहता है, चाहे यूएस हो इंडिया हो, ओके। ये हमने देखा। अब बात ये है कि हाउ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट पोज थ्रेट टू द ग्लोबल ट्रेड। तो एक तो चाइनीज एग्रेशन हो गया, दूसरी बात ये है कि भविष्य में हो सकता है एग्रेशन बढ़ता जाए, फुल स्केल कन्फ्लिक्ट हो जाए और जो शिपिंग लेन्स है वो ब्लॉक कर दिए जाए और वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती है। और अभी रिसेंट क्लैसेस आप देखिए, क्लैसेस विद द फिलिपिनो शिप्स, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल भी हुआ था, तो इट वॉज फ्यूलिंग फियर्स कि भाई फुल स्केल कन्फ्लिक्ट ना हो। फिर देखिए एक है आपका यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर क्या है कि यूएस का डायरेक्ट टेरिटोरियल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो फिलीपींस को डिफेंड करेगा ऐसा बात बोल चुका है चाइना से, अगर उसके इंटरेस्ट को कोई भी हानि पहुंचाएगा, ओके। उसके बाद है ताइवान का इशू। ताइवान को भी लेकर आप समझिए कि यूएस उसको प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद पोटेंशियल ब्लॉकेड ऑफ मलक्का स्ट्रेट, अगर चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर भी चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट वाला एक मुद्दा है, तो इससे भी ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हो जाएगा। फिर इससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर मिडिल ईस्ट में देखें तो वहाँ पर जो रेड सी है वहाँ पर भी दिक्कतें चल रही है बिकॉज ऑफ द इजराइल गजा वॉर, और अगर यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, तो फिर शिपिंग कॉस्ट तो बढ़ ही जाएगा, फिर तो लंबे रूट से प्रोडक्ट्स को लाना ले जाना होगा, ओके। तो ये हमने देखा। अब है आपका इंडिया एंड साउथ चाइना सी। तो इंडिया का क्या है, तो भारत जो है अपना मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी में इनडायरेक्टली, हम कहेंगे कैसे। ये जो आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, उसके साथ मित्रता करके, क्लोज कोलैबोरेशन करके, वाया इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब कहेंगे, साथ के साथ इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट अभी हमने मलेशिया के साथ देखा, वियतनाम के साथ देखा, फिर ब्रुनेई की यात्रा पर भी शायद पीएम गए थे, उसके बाद पिछले साल पपुआ न्यू गिनिया भी गए थे। तो भारत के लिए का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वही है वाटर वे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट शिपिंग रूट है विच कनेक्ट्स इंडियन ओशियन विद द ईस्ट चाइना सी, ओके। उसके बाद ट्रेड, अच्छा खासा ट्रेड होता है आपका भारत का इस रीजन से। जैसे आप देखिए हाफ ऑफ द इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड विच इज सी बोर्न पासिस थ्रू मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया था, यहाँ पर है आपका मलक्का स्ट्रेट, ओके। ये सब सिग्निफिकेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व, जैसे ऑयल का पोटेंशियल है यहाँ पर, नेचुरल गैस का पोटेंशियल है यहाँ पर, और भारत जो है क्लोज कॉपरेशन इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं इन देशों के बीच में। और वियतनाम के साथ आप देखिए कि एक एग्रीमेंट भी हुआ था ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, लाइक ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्लॉक 128 विच इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वियतनाम, और ऑयल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। उसके बाद इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है साउथ चाइना सी में, तो एक तो फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक भारत चाहता है, ये किसी एक देश का मोनोपोली ना हो, जो भी यहाँ पर देश हैं उनके जो राइट्स है, उनकी जो सॉवरेनिटी है वो प्रोटेक्टेड रहे,
और भारत इसके लिए क्या कर रहा है, एक तो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद द एशियन कंट्रीज वो डिपेंड कर रहा है, हमने देखा भी। और ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज, सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज कंट्रीज ऑटोनॉमी, जैसा भी ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया गया था, है ना। उसके बाद ऑफशोर एनर्जी डेवलपमेंट में भारत इंगेज हो रहा है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी भारत की फुलफिल हो सके। और यहाँ पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली साउथ चाइना सी में इंडिया का प्रेजेंस बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा कि चाइना का भी प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ रहा है, जबकि इंडियन ओशन में चाइना का कोई रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन श्रीलंका के माध्यम से, मालदीव्स के माध्यम से वो अपने वेसल्स को अलाउ करता है और अपना प्रेजेंस इंडियन ओशन में बना रहा है। एक आपने कंसेप्ट भी सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला जो कंसेप्ट है उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, चाइना जो हमारे पड़ोसी देश है ना उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के भारत को एक प्रकार से इकोनॉमिकली जो टाइज रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल टाइज विद दीज कंट्रीज को वीकन करने का कोशिश कर रहा है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट किया जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, उसके बाद जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसका कंप्लायंस हो, उसके बाद रीजनल कोलैबोरेशंस होने चाहिए, लाइक री इन्फोर्समेंट ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्रेमवर्क्स टू इनकरेज कोऑपरेशंस एंड पीसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ द डिस्प्यूट। ये इंपॉर्टेंट है और भारत बार बार पीसफुल आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करता है। ओके, तो ये हमने देखा। अब बचा है आपका शॉर्ट्स न्यूज, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, 20 मिनट का बात है, तो आपका लगभग 1 घंटे में पूरा ये टॉपिक खत्म होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। अगर कहें कि ये एक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में अगर देखिएगा तो इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड टॉपिक पर क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा है और ये डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन भी किया गया है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर दूसरे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आई थिंक 2-3 साल पहले ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्रीज, यानी कि अगर कोई डायस्पोरा यूएसए में रह रहा है तो उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल निभा रहा है, ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम किस एंगल से देखेंगे कि भाई क्या कंट्रीब्यूशंस किए जा रहे हैं, इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर द डायस्पोरा इंगेजमेंट बाय इंडिया, ताकि डायस्पोरास को भारत में भी आकर्षित किया जाए, इन्वेस्टमेंट करे, कंपनीज खोले, प्रोजेक्ट्स स्टैब्लिश करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी सब होगी, पॉवर्टी नष्ट होगी, इन सब बातें पर चर्चा होगी। ठीक है, तो एक तो ये है कि जब डायस्पोरा की बात करते हैं तो डायस्पोरा का मतलब ये हुआ कि इंडियन ऑरिजिन या इंडियंस विच आर लिविंग आउटसाइड इंडिया। ओके, बट कहीं ना कहीं पास्ट में उनके रिलेशन इंडिया से रहे हैं, चाहे आपके नस्ल के रिलेशंस के आधार पर कहो। ठीक है, तो ये है आपके। और अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ डायस्पोरा, तो सबसे ज़्यादा तो आपका अमेरिका में ही है, हमने वैसे डिस्कस भी किया था। तो क्या कुछ कंट्रीब्यूशंस डायस्पोरा कर रहे हैं यूएसए में, तो एक तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब आप देखिए जो इंडियन ऑरिजिन के सीईओज हैं, मतलब यूएस में जो भी कंपनीज हैं, और वहाँ पर टॉप 500 कंपनीज में 16 फॉर्चून कंपनीज के जो सीईओ है वो इंडियन ऑरिजिन के ही है। कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, सुंदर पिचाई है, सत्य नडेला है, शांतनु नारायण है जो कि एडोब के सीईओ है। ओके, उसके बाद देखिए कल्चरल इन्फ्लुएंस, जैसे अब इंडियन डायस्पोरा वहाँ रह रहे तो दिवाली, होली, कहीं कहीं छठ पर भी हो जाता है। तो इंडिया की जो कल्चर है उसका इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम हम देंगे, एक अच्छा कीवर्ड है इसका, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डायस्पोरा, तो हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा। ओके, उसके बाद इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसमें यह है कि 13% ऑफ द यूएस साइंटिफिक पब्लिकेशन जो ऑथर रहे वो इंडियन अमेरिकन को ऑथर ही रहे हैं।
इसमें कुछ एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं, अभिजीत बनर्जी, मंजुल भार्गव। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में भी इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कमला हैरिस, हु इज फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डिसेंट। ठीक है, इंडियन नागरिक नहीं है, लेकिन इतिहास में ये इंडिया से रिलेटेड रही। उसके बाद बॉबी जिंदल को देखिए, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन गवर्नर। ओके, अब बात करते हैं भारत के लिए क्या बेनिफिट होगा। तो एक तो है इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है वो आपका यूएस से ही आता है इंडिया में, और भारत जो है सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर वाला कंट्री है। दूसरा नंबर पर कौन आता है? पहला तो चलिए यूएस आता है, दूसरा सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन से देश से आता है? हाँ, हमने रेमिटेंस आपको बताना भूल गए। रेमिटेंस क्या है कि भाई अब कोई भी भारतीय नागरिक हो या फिर इंडियन ऑरिजिन पर्सन हो, वो दूसरे देश में काम कर रहा है, वो पैसे अर्न कर रहा होगा। ठीक है, अब भारत में उसकी फैमिली रह रही है, दूर के रिलेटिव्स रह रहे होंगे, तो अपने फैमिली को वो हो सकता है मंथली या ईयरली बेसिस पे पैसा भेजता होगा। तो वो जो पैसे हैं ना, उसी को रेमिटेंसेस कहते हैं। अब रेमिटेंसेस आ रहे हैं, उसके कारण क्या होगा, यहाँ की फैमिली जो है लेट्स से गरीब ही थे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी खत्म होगी, बेटर न्यूट्रिशन होगा, क्योंकि पैसे आएंगे तभी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, तभी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, तभी तो बेटर एजुकेशन होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन डायस्पोरा जो है इंडिया की पॉवर्टी को कम करने में, इंडिया की जो जो उनके फैमिली एजुकेशन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद ब्रेन गेन हो गया, जैसे आपका 20% ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न्स हैव को-फाउंडर्स हु हैव लेवरेज्ड यूएस हायर एजुकेशन। मतलब यूएस हायर एजुकेशन का फायदा उठा के, मतलब बाहर में शिक्षा प्राप्त करके वो इंडिया में फिर उन्होंने इनोवेट किया। जैसे फोन पे में आप देख लीजिए राहुल चारी। ओके, और भी हैं। फिर पॉलिटिकल लेवल पर बात करें तो डिप्लोमेसी एंड लॉबिंग में भी इंडिया डायस्पोरा रोल प्ले करता है। कैसे? आप देखिए कि अब अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में रहता है, अभी इलेक्शन चल रहा है, तो भाई भारत को अमेरिका नाराज नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्शन है, खासकर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इसलिए आप देखिए कि कॉपरेशंस काफ़ी ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, है कि नहीं है? ये है। उसके बाद आप देखिए बिकॉज ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी हुआ था, और फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, ये सब इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोजीशंस पर रहे हैं और वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कल्चरल डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर, जैसे योगा का प्रैक्टिस आजकल अमेरिका में किया जाता है। 1 in 10 अमेरिकन प्रैक्टिस योगा, ये डाटा के अनुसार है। ओके, उसके बाद साइंटिफिक कोलैबोरेशन भी है, जैसे निसार आप देखिए, नासा ने इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रेडार बनाने का दोनों मिलके कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब इनिशिएटिव्स क्या है फॉर द डायस्पोरा एंगेजमेंट बाय इंडिया। तो एक तो नो इंडिया प्रोग्राम है, यानी कि अपने भारत को जानो प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चलाती है। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वंस एवरी 2 years। फिर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड। ओके, तो ये सब आपके पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, और आपका पूरा डायस्पोरा का टॉपिक खत्म। उसके बाद है आपका इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ IPEF सप्लाई चेन काउंसिल। अब इसको हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि IPEF क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ओके, तो नाम से पता चल रहा है जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर जो आपके कंट्रीज सब लाई करते हैं, किस प्रकार से इकोनॉमिक टाइज बढ़ाया जाए इन रीजन्स में, ताकि इनका भी डेवलपमेंट हो, इनका भी प्रोग्रेस हो, और इंडिया का तो हो ही हो। ओके, और कंटेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया है, तो थोड़ा सा हम बेसिक के बारे में और समझते हैं। तो ये जो है 2022 में टोक्यो में लॉन्च किया था, जापान में। उसके बाद 14 मेंबर्स है, मेंबर्स आप ध्यान रखेंगे, इंडिया तो है ही है, साथ के साथ 8 एशियन देश, याद रखना है सारे एशियन देश इसके मेंबर नहीं है, इंडिया लेकिन मेंबर है। कौन सा एशियन देश मेंबर नहीं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाना है, ट्रेड बूस्ट करना है, ग्रोथ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब लाना है। साथ के साथ ये 4 पिलर पर है आधारित, ट्रेड है, सप्लाई चेन रेजिलेंस है, क्लीन इकोनॉमी है, एंड फेयर इकोनॉमी है। उसके बाद इंडिया ने पिलर 2 से पिलर 4 तक ज्वाइन किया है, पिलर 1 को नहीं ज्वाइन किया, ट्रेड वाले डायमेंशन को ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये बात है।
उसके बाद आप देखिए, ये जो आपका भारत इलेक्ट हुआ है जो वाइस चेयर ऑफ दिस सप्लाई चेन काउंसिल, तो इसमें 3 सप्लाई चेन बॉडीज आते हैं। ये जो हमने फ्रेमवर्क की बात की थी, ओके, तो इसमें 3 सप्लाई चेन बॉडीज एस्टेब्लिश हुए थे। एक तो सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क, लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड। तो सप्लाई चेन काउंसिल के वाइस चेयर के रूप में इंडिया को चुना गया, ये ध्यान रखना है। तो सप्लाई चेन रेजिलेंस का क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये है कि जैसे आप समझिए कि मोबाइल मैन्युफैक्चर भारत करता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, चाहे कीबोर्ड आ रहे हैं या फिर डिस्प्ले आ रहा है या फिर चिप आ रहा है, पता चला सिर्फ एक ही कंट्री से आ रहा है, लेटर चाइना से आ रहा है। तो कल को चाइना के साथ हमारा युद्ध हो जाए तो भाई वो तो सामान देना बंद कर देगा। तो ऐसे में तो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ एक ही देश पर निर्भर रहे थे। ओके, तो इसलिए ऐसे इश्यू ना हो, हम सप्लाई चेन को डाइवर्स करते हैं, उसको रेजिलेंट करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलेंस या सप्लाई डाइवर्जिंग द सप्लाई चेन। एक पर डिपेंड ना रह के हम मल्टी कंट्री पर डिपेंड रहें, मल्टी इंस्टीट्यूशन पर रहें, ताकि कल को एक ने बंद कर दिया तो दूसरे से तो आ सकता है, तीसरे से तो आ सकता है। तो ये बेसिक चीज होती है, यही होता है ना आपका जो प्लान बी आप बोलते हैं, तो कुछ आप ऐसा ही मान लीजिए। ओके, ये बात हमने देख लिया। और क्या थ्रेट्स होता है सप्लाई चेन को लेकर, एक तो ये जियो पॉलिटिकल इश्यू चलती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, फिर इकोनॉमिक इशू भी आ जाती है, कभी कभी कोविड इंड्यूस डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स, इसलिए हमें सप्लाई चेन रेजिलेंट की जरूरत है। तो मेजर्स क्या लिए गए हैं बाय इंडिया, एक तो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान शामिल है। क्वाड सप्लाई चेन इनिशिएटिव है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और नेशनल लेवल पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, पीएलआई स्कीम्स है फॉर डिफरेंट सेक्टर की वो इंडिया में आए, इन्वेस्ट करे, और जितना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितना सेल्स बढ़ेगा, उतना आपको हम इंसेंटिव देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, ये भी एक तरीका है अपने सप्लाई चेन को रेजिलेंट बनाने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी देशों के साथ हम रिलेशन सप्लाई चेन मजबूत रखें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट सेंट मार्टिन आइलैंड, बस आपको ध्यान रखना ये कोरल आइलैंड है और नदर ईस्टर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल जो है आपका, जैसे ये आपका इंडिया का मैप हुआ, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और ये बांग्लादेश का आइलैंड है, इसलिए आपको नॉर्थ ईस्टर्न में देखने को मिलता है। नाम अच्छे से याद रखना है, कोरल आइलैंड। ओके, और एक ये टेकनाफ पेनिनसुला भी आपको याद रखना है। एक समय ये जो आइलैंड था टेकनाफ पेनिनसुला का ही एक्सटेंशन था, लेकिन ये आइलैंड सेपरेट हो गया। कैसे सेपरेट हो गया, तो भाई कुछ पोर्शन जो है पेनिनसुला का वो सबमर्ज हो गया। तो मान के चलिए पेनिनसुला था, ठीक है, अब बीच में ये सबमर्ज हो गया, तो ये आपका आइलैंड बन गया। ये है आपका कंसेप्ट। अब बात करते हैं कुर्स्क रीजन। तो कुर्स्क रीजन आपका कहाँ है, रशिया में है। यहाँ पर आप देखिए रशिया के सबसे वेस्टर्न पोर्शन में है, और लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन एंड बॉर्डर यूक्रेन, यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका नाइपर बेसिन्स मिल जाते हैं, डॉन रिवर्स लोकेटेड ऑन इट्स टेरिटरी। बस आपको लोकेशन ध्यान रखना, कुर्स्क रशिया, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंटरनेशनल रिलेशन समाप्त होता है, पार्ट 2 भी। और उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मीट करेंगे अपने अगले लेक्चर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक का होगा, शायद इन्वायरमेंट हो या फिर जो आपका सिक्योरिटी हो, जो भी है हम देख लेंगे। लेकिन आप हमें बताइए कि क्या आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा, क्या आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली, क्या आपको डाइवर्स थॉट्स मिला। अगर हाँ तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी तैयारी में, तो प्लीज़ डू हैव ए ज्वाइन बटन, ज्वाइन करिए। सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, थैंक यू।